हेलो सभी बच्चे, जल्दी से जुड़ जाएं। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। गुड इवनिंग शिफानाज, गुड इवनिंग मानवी, रोशनी, गुड इवनिंग अनु, नूर हसन, शिखा वर्मा, रोशनी, सरोज, शिफानाज। बच्चों आप सभी का स्वागत है। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि हम लोग जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था। और एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हम लोग पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, यानी भारत की राज व्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर। ठीक है बच्चों, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए, विशेष रूप से मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए, वो चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा। ठीक है बच्चों, धर्मेंद्र कुमार, सौरभ, राघव, शिवम जी, आप सभी का स्वागत है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है बच्चों, और आज कुल मिलाकर हमारी जो है 28वीं क्लास है। 28वीं क्लास। कल हमने एक स्पेशल क्लास करी थी जिसमें हमने यूपीएससी प्राथमिक परीक्षा 2024 में पूछे गए प्रश्नों को हल किया था, पॉलिटी के प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, तो आज फिर से हम जो है अपनी रूटीन कक्षा पे लौटते हैं और एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। अनीता कुमारी जी, गुड इवनिंग आप सभी को। अंकित पाल, गुड इवनिंग। ठीक है बच्चों, भारत का संविधान हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटी राज व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं। तो संविधान में भाग 3 हम पढ़ चुके हैं। भाग 3 हम पढ़ चुके हैं जिसके अंतर्गत है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है बच्चों, और फंडामेंटल राइट्स के बारे में दो बातें क्लियर हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो नागरिकों की शक्तियां हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो नागरिकों के अधिकार हैं, और नागरिकों के अधिकार हैं इसका मतलब वो नागरिकों की शक्तियां हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और नागरिकों की ये जो शक्तियां हैं ये राज्य यानी भारत राज्य, इंडियन स्टेट, जिसकी परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में, उस पर सीमाएं लगाते हैं। नागरिकों की शक्तियां हैं और ये शक्तियां, ये अधिकार राज्य यानी स्टेट, इंडियन स्टेट, जिसकी परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में, उस पर सीमाएं लगाते हैं, लिमिटेशंस। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आपको क्लियर है। उसके बाद हमने भाग 4 पढ़ा, भारत के संविधान का भाग 4, यानी कि नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या बताया गया है, राज्य के कर्तव्य, यानी नीति बनाने में, विधान बनाने में इंडियन स्टेट यानी राज्य जो है वो जिन मौलिक सिद्धांतों का पालन करेगा, संवैधानिक अपेक्षा उससे है कि वो कुछ निश्चित मौलिक सिद्धांतों का पालन करे देश की गवर्नेंस में, पॉलिसी मेकिंग में, विधि के निर्माण में। ठीक है बच्चों, तो इसको बोला गया है राज्य के कर्तव्य। डीपीएसपी जो है वो बेसिकली राज्य के कर्तव्य हैं, इंडियन स्टेट के कर्तव्य। और यहां पे राज्य की जो बात हो रही है उसकी परिभाषा दी गई है आर्टिकल 36 में। ठीक है बच्चों, और 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वही है जो आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के राज्य की परिभाषा जो है वो सेम है भारत के संविधान के भाग 3 के लिए और भारत के संविधान के भाग 4 के लिए, और वो परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान का भाग 4 कै या 4A, भाग 4 कै या 4A। ठीक है बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य
यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं? वो नागरिकों के कर्तव्य हैं। ठीक है बच्चों, नागरिकों के कर्तव्य। अभी पहली स्लाइड है शिवम जी, पहली ही स्लाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ निकला नहीं है, फोकस करिए। भारत के संविधान के जो 3 भाग हैं इनमें आपस में संबंध है। सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में कह चुकी है कि ये तीनों जो भाग हैं ये एक ही धागे में पिरोए गए हैं, एक ही धागे में इनको पिरोया गया है। और इन तीनों भागों में से किसी भी प्रावधान का अगर न्यायालय के द्वारा इंटरप्रिटेशन किया जाता है या व्याख्या की जाती है तो न्यायालय को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उस प्रावधान की वो व्याख्या जो की जा रही है उसका क्या असर पड़ेगा इन तीनों भागों पर। ठीक है बच्चों, तो भारत के संविधान के जो तीनों भाग हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं स्लाइड में, इन तीनों का आपस में अंतर संबंध है, ऐसा भारत का उच्चतम न्यायालय कह चुका है एक केस में, एक मामले में। उस मामले को आज की क्लास में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो भाग 3, भाग 4 और भाग 4A। भाग 4 में है राज्य के कर्तव्य यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। भाग 4A में है नागरिकों के कर्तव्य। ठीक है बच्चों, और नागरिकों के अधिकार या नागरिकों की जो शक्तियां हैं या फिर राज्य पर जो लिमिटेशंस हैं वो दी गई हैं भाग 3 में, यानी मौलिक अधिकारों वाले भाग में। क्लियर है बच्चों? इस यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट यहां तक? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। वर्ष 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, यानी कि मूल संविधान जिसका निर्माण किया गया था संविधान सभा के द्वारा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो उसमें मौलिक कर्तव्य जो हैं वो शामिल नहीं थे, मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। क्लियर है बच्चों ये बात? 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान लागू हुआ यानी संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया, जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर, उस संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नहीं थी। ठीक है बच्चों, फिर ये कब शामिल की गई? ये शामिल की गई वर्ष 1976 में, 1976 में, और ये की गई शामिल 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के टाइम पे लाया गया और उसके द्वारा इनको यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। क्लियर है बच्चों? 1976 में लाए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको भारत के संविधान में शामिल किया गया। क्लियर? और यहां पे जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो जोड़ी गई। एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो जोड़ी गई वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा, 86वें संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। ठीक है बच्चों, एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दी गई। तो कुल मिलाकर अब भारत के संविधान के भाग 4A या 4K में एक अनुच्छेद है 51A या 51K, और उसके अंदर कुल मिलाकर जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और वर्ष 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा एक
मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों का स्रोत क्या है? मौलिक कर्तव्यों का स्रोत क्या है, कहां से प्रेरित हैं? भारत के संविधान में जो शामिल किए गए तो कहां से प्रेरित हैं? ठीक है बच्चों, तत्कालीन उस समय के सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है बच्चों, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है बच्चों, सोवियत संघ, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये जो पॉलिटिकल यूनिट थी बच्चों, ये अस्तित्व में रही 1922 से लेकर 1991 तक। तो यूएसएसआर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें दी गई हैं ड्यूटीज, सिटीजन्स के लिए ड्यूटीज। वहां से प्रेरित होकर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है बच्चों, तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर, यानी यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में शामिल किया गया मौलिक कर्तव्यों को, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को। क्लियर बच्चों? लेकिन यहां ये महत्वपूर्ण बात है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। किसी भी प्रमुख लोकतांत्रिक देश के संविधान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रमुख लोकतांत्रिक देश के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखें या आप कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, जर्मनी देखें, फ्रांस देखें, या इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, ये सभी प्रमुख डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। इनमें किसी के भी संविधान में नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। इनमें से किसी के भी संविधान में नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर है बच्चों? अगर लोकतांत्रिक देशों की ही बात करें तो लोकतांत्रिक देशों में केवल जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके संविधान में सिटीजन्स की ड्यूटी की लिस्ट दी गई है। नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं इसकी सूची दी गई है जापान के संविधान में। ठीक है बच्चों, और जापान जो है वो लोकतांत्रिक देशों में आता है। यहां पे जो है लिस्ट ऑफ ड्यूटीज दी गई हैं। नागरिकों के कर्तव्यों की सूची दी गई है जापान के संविधान में। ठीक है बच्चों, तो आपसे प्राथमिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, कई सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के नाम आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किसके संविधान में नागरिकों के लिए ड्यूटीज यानी कर्तव्यों की सूची दी गई है। तो वहां पे जापान आपको जो है आंसर के रूप में लगाना होगा। ठीक है बच्चों, और अगर भारत है तो भारत भी है। इसके अलावा समाजवादी देशों द्वारा मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया जाता है, इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है बच्चों, समाजवादी देशों द्वारा, ऐसे देश जो समाजवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं, यानी जहां पर आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता लाने के लिए समाजवादी तौर तरीकों को अपनाया जाता है, उन्हें स्वीकार किया जाता है। ठीक है बच्चों,
तो यूएसएसआर जो है वो समाजवादी राज्य ही था। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए वहां पे यूएसएसआर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है कि नागरिकों की स्वतंत्रताएं जो हैं, नागरिकों की स्वतंत्रताएं और अधिकार, और दूसरी तरफ नागरिकों के दायित्व जो हैं या उनके कर्तव्य, ये दोनों आपस में अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है बच्चों, तो समाजवादी देश जो होते हैं जैसे कि यूएसएसआर, क्यूबा, इसके अलावा कई सारे समाजवादी देश होते थे, अब तो नहीं है उतने। ठीक है बच्चों, 20वीं सदी में हुआ करते थे, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 1950 के और 1990 के बीच में। तो ये जो समाजवादी देश थे ये मौलिक अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स को और मौलिक कर्तव्यों को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को समान महत्व देते हैं, यानी इक्वल इंपॉर्टेंस ये लोग देते हैं। ठीक है बच्चों, और यूएसएसआर जो है वो तो सबसे बड़ा या कहें कि सबसे पहला भी समाजवादी राज्य था। तो यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन ये घोषणा करता था उस समय 1991 से पहले कि नागरिकों के जो अधिकार हैं और स्वतंत्रताएं हैं वो नागरिकों के दायित्वों और कर्तव्यों से अलग नहीं हैं, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे संविधान में भी दोनों को महत्व दिया गया है, लेकिन समान महत्व नहीं दिया गया है, जैसा कि आप समझ जाओगे इस चैप्टर के समाप्त होते ही। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को? प्रीतम जी, धर्मेंद्र जी, मैक्स सिल्वा, रिंका, शिवांगी, एनी डाउट? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण सिंह समिति ये वो समिति है जिसकी अनुशंसा के आधार पर यानी जिसकी सिफारिश के आधार पर भारत के संविधान में शामिल किए गए थे मौलिक कर्तव्य। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है बच्चों, इसका गठन जो है वर्ष 1976 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था, और ये जो समय था ये था इमरजेंसी का समय, आपातकाल का समय। आपातकाल देश में चल रहा था 1975 से लेकर 1977 के दौरान। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 352 के आधार पर, और किस आधार पर उस समय हुआ करता था एक आधार, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है बच्चों, आंतरिक अशांति के आधार पर यानी इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर आर्टिकल 352 के अंतर्गत देश में आपातकाल की घोषणा करी गई थी 25 जून 1975 को। आप बताइए कि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब आपातकाल की घोषणा करी गई 25 जून 1975 को, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए बच्चों। भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, ये तो सभी जानते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति के आधार पर आर्टिकल 352 के अंतर्गत 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी? शिवम जी, हम आपातकाल पढ़ेंगे 2-3 क्लासेस के बाद, आपका नंबर आएगा आपातकाल का। आपातकाल को हम डिटेल में पढ़ेंगे,
उस दिन आपातकाल से संबंधित सभी डाउट आपके जो है क्लियर हो जाएंगे, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। आज तो आप इतना समझ लीजिए कि 1975 की बात हो रही है, 1975 की। 1975 में आर्टिकल 352 में 3 आधारों पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी। युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और आंतरिक अशांति के आधार पर। ठीक है बच्चों, तो आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। हालांकि बाद में जब आपातकाल समाप्त हो गया 1977 में और चुनाव हुए और नई सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तो मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आई और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत आपातकाल संबंधी जो प्रावधान थे हमारे संविधान में उससे पहले, उनमें काफी परिवर्तन किए गए। और एक परिवर्तन यह किया गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की जो घोषणा हो सकती थी, इस आधार को बदल दिया। आंतरिक अशांति के स्थान पर जो 2 शब्द शामिल किए गए वो किए गए सशस्त्र विद्रोह, यानी आर्म्ड रिबिलियन। ठीक है बच्चों, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 लागू होने के बाद की स्थिति यह है कि अब 3 आधारों पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। पहला आधार है युद्ध यानी वॉर, दूसरा है बाह्य आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबिलियन। ठीक है बच्चों, बाकी आपातकाल की क्लास में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आर्टिकल 352 को भी, 356 को भी, 360 को भी, और इनके बीच में जो आर्टिकल्स हैं उनको भी। आज की क्लास हमारी है मौलिक कर्तव्यों को लेकर, तो वापस लौटते हैं मौलिक कर्तव्यों पर। जिस समय स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1976 में, उस समय आपातकाल चल रहा था देश में। ठीक है बच्चों, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और राष्ट्रपति जो थे जिन्होंने आपातकाल की घोषणा की थी वो थी फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है बच्चों, तो स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने क्या अनुशंसा की? स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाए और एक अलग ही अध्याय या भाग जोड़ दिया जाए, एक अलग अध्याय जोड़ दिया जाए, यह अनुशंसा की। ठीक है बच्चों, और इसके साथ ही अनुशंसा की कि 8 मौलिक कर्तव्य शामिल किए जाएं, 8 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, 8 मौलिक कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर लिया जाए, ये सिफारिश की गई, और भारत के संविधान में एक अलग ही अध्याय जोड़ दिया जाए मौलिक कर्तव्यों के नाम से, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से। और इस समिति का ये मानना था, इसका ये कहना था कि नागरिक जो होते हैं, नागरिक जैसे भारत के नागरिक हैं, उनको अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। भारत के नागरिकों को अपने अधिकारों यानी कि अपने फंडामेंटल राइट्स के अतिरिक्त के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बच्चे पढ़ाई पे फोकस करेंगे, कोई बच्चा इधर उधर की बात नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट थी, इसको स्वीकार कर लिया गया, इसको स्वीकार कर लिया गया।
ठीक है बच्चों, सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया, यानी कि 1976 में ही इसको स्वीकार कर लिया गया, इमरजेंसी के दौरान ही इसको स्वीकार कर लिया गया स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट को। और इमरजेंसी के दौरान ही 42वां संविधान संशोधन लाया गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, आपातकाल के दौरान ही। ठीक है बच्चों, और इसके माध्यम से कई सारे कार्य किए गए, काफी बड़ा यह संविधान संशोधन था, इसीलिए इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी छोटा संविधान। ठीक है बच्चों, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या किया, इमरजेंसी के दौरान ही स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें जो हैं वो स्वीकृत कर ली, और उसके आधार पर 42वां संविधान संशोधन लाया गया 1976 में, और कई सारे कार्य इसके माध्यम से किए गए। भारत के संविधान के अनेकों अनुच्छेदों में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा परिवर्तन किए गए, और इन्हीं में से एक परिवर्तन या एडिशन कह सकते हैं, वो था भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के नाम से भाग 4A जोड़ दिया गया, भाग 4A या 4K जोड़ दिया गया, जिसके अंतर्गत एक ही अनुच्छेद जोड़ा गया, आर्टिकल 51A, अनुच्छेद 51A। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट यहां पे? मौलिक कर्तव्यों के नाम से भारत के संविधान में भाग 4A जोड़ दिया गया, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जो भारत के संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, उसके जस्ट बाद भाग 4A जोड़ दिया गया, जिसका नाम था मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और उसमें एक ही अनुच्छेद है, आर्टिकल 51A। क्लियर? शिवम जी, स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किए थे 8 मौलिक कर्तव्य, लेकिन सरकार होती है ना फाइनली इंप्लीमेंट करने वाली, तो समितियां, आयोग जो है वो रिकमेंड करते हैं, लेकिन सरकार जो है जरूरी नहीं कि वो 100% एक्सेप्ट करे। सरकार अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करके, उसको मॉडिफाई करके इंप्लीमेंट करती है। ठीक है बच्चों, फाइनल डिसीजन सरकार का ही होता है। और संविधान संशोधन के माध्यम से हो रहा है, तो जानिए कि वो पार्लियामेंट के माध्यम से हो रहा है, तो वहां पे उन्होंने डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि पार्लियामेंट के थ्रू जो है हम संविधान संशोधन लाएंगे, और उसके माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का फैसला होता है, जिसको पार्लियामेंट की सहमति प्राप्त होती है। सिफारिशों को 100% एक्सेप्ट करना बाध्यता नहीं है। कई बार सिफारिशों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बहुत सारी ऐसी समितियां और आयोग रहे हैं भारत के इतिहास में, जिनकी सिफारिशें जो हैं वो कभी नहीं मानी गई। ठीक है बच्चों, तो ये जो सरकार ने स्वीकार की स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट, उसमें आवश्यक परिवर्तनों के साथ, आवश्यक मॉडिफिकेशंस के साथ क्या किया गया, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और अभी आज ही की क्लास में आगे हम ये भी जानेंगे कि कुछ जो सिफारिशें थी जो की गई थी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, उनको स्वीकार नहीं किया गया, उनको स्वीकार नहीं किया गया, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि संविधान में क्या शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी थी जिनको अस्वीकार कर दिया गया, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी आज की क्लास में हम 3 ऐसी रिकमेंडेशन देखेंगे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो की गई, जिनको सरकार ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है बच्चों, अगली स्लाइड में हम वही देखेंगे। तो फिलहाल ये है कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने भाग 4A जोड़ा,
और इसके माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल कर लिया आर्टिकल 51A के माध्यम से। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं स्वर्ण सिंह समिति की वो महत्वपूर्ण सिफारिशें जिनको सरकार ने नहीं माना। क्लियर? स्वर्ण सिंह समिति की 3 महत्वपूर्ण सिफारिशें जिनको भारत सरकार ने नहीं माना। सिफारिशें जो नहीं मानी गई, जिनको नहीं माना भारत सरकार ने। ठीक है बच्चों? एक सिफारिश तो ये थी कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन अगर कोई करे, कोई नागरिक, तो दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। दंड का प्रावधान करो, और ऐसा प्रावधान जो है वो भारत की संसद कर सकती है विधि बनाकर। ठीक है बच्चों? यानी स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन ये थी कि जो मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए, अगर कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता, कोई नागरिक इनको नहीं मानता, जानबूझकर इनका उल्लंघन करता है, तो उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए या पेनल्टी होनी चाहिए। और ये जो पनिशमेंट और पेनल्टी है, ये संसद जो है विधि बनाकर निर्धारित कर सकती है। ऐसी रिकमेंडेशन दी गई स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, लेकिन इस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया। ठीक है बच्चों? यानी वर्तमान स्थिति यह है कि संसद का कोई एक ऐसा कानून नहीं है जिसमें ऐसे प्रावधान हो कि भारत के संविधान में दी गई मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर नागरिकों को फला 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 दंड दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों? तो ये प्रावधान जो है, ये जो सुझाव था, ये नहीं माना गया भारत सरकार के द्वारा। अब देख लेते हैं अगला सुझाव क्या था। एक सुझाव ये भी था कि ऐसी विधि जिसकी बात यहां पर की जा रही है, ऐसी विधि को ऐसा बना दिया जाए कि उसको किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती न दी जा सके कि वो किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है या भारत के संविधान के किसी अन्य प्रावधान के विरुद्ध है। ठीक है बच्चों? यानी कुल मिलाकर ये रिकमेंडेशन ऐसी थी कि अगर इसे मान लिया जाता, इन दोनों को मान लिया जाता, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वो फंडामेंटल राइट्स से भी ज्यादा महत्व मिल जाता। ठीक है बच्चों? क्योंकि यहां पे कहा गया स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कि अगर कोई ऐसी विधि संसद बनाती है जिसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है, तो ऐसी विधि को इस तरह बना दिया जाए कि भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में उस विधि को इस आधार पर चुनौती न दी जा सके कि वो विधि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है या भारत के संविधान के किसी अन्य प्रावधान के विरुद्ध है। अगर ये दोनों रिकमेंडेशन मान ली गई होती तो संवैधानिक रूप से मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों से ज्यादा महत्व मिल जाता, लेकिन ऐसा करना सरकार का उद्देश्य नहीं था। इसलिए जो है ये रिकमेंडेशन भी नहीं मानी गई। ठीक है बच्चों? इसके अलावा एक रिकमेंडेशन दी गई थी कि कर चुकाने को फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया जाए। टैक्स पे करने को नागरिकों के लिए जो टैक्स पे करने की स्थिति में है, जिनकी आय जो है वो टैक्स ब्रैकेट में आती है, उनको जो है उनके लिए कर्तव्य बना दिया जाए, मौलिक कर्तव्य बना दिया जाए कर का चुकाना। ठीक है बच्चों? लेकिन इसको भी नहीं माना गया। कर चुकाना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य बनाया जाए, ऐसी रिकमेंडेशन दी थी स्वर्ण सिंह समिति ने। इसको भी नहीं माना गया। ठीक है बच्चों? तो कुल मिलाकर आपके सामने स्वर्ण सिंह समिति द्वारा दी गई 3 काफी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं और इन सिफारिशों को नहीं माना गया भारत की सरकार के द्वारा। ठीक है बच्चों?
आगे बढ़ते हैं। अब मौलिक कर्तव्यों की सूची को एक बार देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों की सूची एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो भारत के संविधान के भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A में है। ठीक है बच्चों, एक तो यह है कि संविधान का सम्मान किया जाए, संविधान के आदर्श, उसकी संस्थाएं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, इनका आदर किया जाए। ठीक है बच्चों, यहां पे किसी को कोई डाउट? संविधान का पालन किया जाए, संविधान के जो संस्थाएं हैं, उसके जो आदर्श हैं यानी मूल्य हैं, उनका सम्मान किया जाए, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करना है भारत के प्रत्येक नागरिक को। यह उसका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, एक बार ये वाला कॉलम देख लेते हैं। एक बच्चे की फरमाइश है। स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंडेशन दी थी कि संसद विधि बनाकर मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए पनिशमेंट या पेनल्टी निर्धारित कर सकती है। ठीक है बच्चों, यानी कि कानून बनाकर संसद के द्वारा ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं जिसके माध्यम से नागरिकों के लिए अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करना वो जो है पनिशेबल ऑफेंस बन जाए, यानी दंडनीय अपराध बन जाए। ठीक है बच्चों, और ऐसी विधि जो है उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती न दी जा सके, ये भी रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, ऐसी विधि को किसी भी न्यायालय में, ऐसी विधि को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में चुनौती न दी जा सके, यानी कि इसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दो। संविधान संशोधन करके उसमें ऐसे प्रावधान डाल दो कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए जो विधि भारत की संसद के द्वारा लाई जा रही है, जो मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन को दंडनीय अपराध बनाती है, ऐसी विधि को भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती न दी जा सके कि वह विधि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करती है या संविधान के किसी अन्य प्रावधान के विरुद्ध है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन या कि कहे न्यायिक समीक्षा से बाहर करने की रिकमेंडेशन थी। और अगर ये दोनों बात मान ली जाती तो संवैधानिक रूप से मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों से भी अधिक ज्यादा महत्व मिल जाता। ठीक है बच्चों, लेकिन सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इन दोनों सिफारिशों को, रिकमेंडेशंस को माना नहीं गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मौलिक कर्तव्यों की सूची हम देख रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो रहा, उसके उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए भारत के प्रत्येक नागरिक को, यह उसका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नोबल आइडियल्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट के नोबल आइडियल्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट के नोबल आइडियल्स का पालन करना चाहिए भारत के प्रत्येक नागरिक को, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा भारत की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी, एकता, यूनिटी और अखंडता की रक्षा करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। क्लियर है बच्चों? इसके अलावा देश की रक्षा में भूमिका निभाना और अगर आह्वान किया जाए तो राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हो जाना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है भारत के नागरिकों की। अश्विनी सिंह जी, आप आर्टिकल याद करते रहते हैं, भूल जाते हैं। यहां पे दो बातें हैं। एक तो यह है कि आप जब समझ जाओगे तो कम भूलोगे,
दूसरी बात यह है कि समझने के बाद भी भूलता है इंसान, वो कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, हम सभी भूलते हैं, हम सबका माइंड जो है वो भूलता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बस बात यह है कि भूलना थोड़ा कम हो जाए, उसके लिए जरूरी है एक तो आप समझ के पढ़िए, समझ के पढ़िए, कोरिलेट करके पढ़िए, इंटर रिलेट करके पढ़िए, चीजों को आपस में जोड़ के पढ़िए। दूसरा यह है कि आप बार बार पढ़िए, रिपीटिशन कीजिए, रिवीजन कीजिए। अगर आप रिवीजन करेंगे और आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे, इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे, तो फिर आप कम भूलेंगे, और ये बात सभी बच्चों पर लागू है। ठीक है बच्चों, लगातार जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करते चलें, प्लस जो है चीजों को आपस में जोड़कर समझें, किसी भी अनुच्छेद को उसके संदर्भ से जोड़कर समझिए, तो धीरे धीरे जो है आपको याद रहने लगेगा, बेटर हो जाएगी आपकी मेमोरी। नीलाक्षी वर्मा जी, मैं भी भूलता हूं, सभी भूलते हैं, मैं क्लास से पहले काफी जो है स्टडी करता हूं, काफी मेहनत करता हूं, मैं भी आप ही की तरह, आप ही के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो सभी लोगों में सौहार्द यानी समरसता, हार्मनी और भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। ठीक है बच्चों, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत के सभी लोगों के बीच में समरसता यानी सौहार्द यानी कि हार्मनी का विकास करे, भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, निर्जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव न करे, भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा एक और यहीं पे बात एडिशनल ये है कि महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध कोई भी आचरण न करे। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध कोई आचरण न करे, कोई ऐसा कार्य गतिविधि न करे जिससे महिलाओं की डिग्निटी यानी गरिमा को क्षति पहुंचती हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, हमारी जो कंपोजिट कल्चर है उसकी जो गौरवशाली परंपरा है, रिच हेरिटेज, उसका परिरक्षण करें, उसका संरक्षण करें। हमारी जो मिली जुली संस्कृति है यानी कंपोजिट कल्चर है, और उसकी जो रिच हेरिटेज है यानी गौरवशाली परंपरा है, उसका परिरक्षण करे, उसका संरक्षण करे, उसको कंजर्व करे। ठीक है बच्चों, शालिनी जी आज काफी लेट हैं आप, चलिए फोकस कीजिए क्लास पे। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ठीक है बच्चों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे यानी साइंटिफिक टेम्पर का विकास करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे यानी कि साइंटिफिक टेम्पर, यानी तर्क वितर्क के आधार पर अपने विचार बनाए, अपने मस्तिष्क का विकास करे, तर्कों के आधार पर, रीजन के आधार पर रेशनल थॉट्स को डेवलप करे, और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करे यानी ज्ञान का अर्जन करे लगातार और अपने विचारों में परिवर्तन सुधार करता रहे अकॉर्डिंगली, यानी ज्ञान पाया, अपने थॉट्स को मॉडिफाई किया, बेहतर किया, और ज्ञान पाया, अपने विचारों को और बेहतर किया और रिफाइन किया। ठीक है बच्चों, यानी ज्ञानार्जन करो और उसके हिसाब से फिर सुधार करते हुए चलो, और ये प्रक्रिया जो है ये सतत रूप से पालन किया जाए, ये भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करो, पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखो और हिंसा से दूर रहो। हिंसा से दूर रहना
भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। और पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना, उसको नुकसान न पहुंचाना, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लगातार तरक्की के लिए कोशिश करते रहो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो चाहे सार्वजनिक जीवन हो। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहने की कोशिश करता रहे, लगातार तरक्की करने की कोशिश करता रहे। इसके बाद 11वां है, 11वां मौलिक कर्तव्य, जिसके अंतर्गत क्या है बच्चों, माता पिता या गार्जियन, माता पिता या अभिभावक, कोई भी व्यक्ति जो माता पिता है किसी बच्चे का या किसी बालक का अभिभावक है, उसका ये मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे या अपने अभिभावकत्व में जो बच्चा है, अगर वो 6 से 14 वर्ष आयु का है, इस बीच में है, तो उसके लिए शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराए, एजुकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल कराए। प्रत्येक माता पिता या प्रत्येक अभिभावक 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे या अभिभावकत्व के अंतर्गत जो बच्चा है, उस बच्चे के लिए शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध कराए। और इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 2002 में। ठीक है बच्चों, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002। क्लियर है बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी बच्चे को यहां पे कोई डाउट? निधि ठाकुर जी, बिल्कुल आर्टिकल 51A में ही है ये 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं, फंडामेंटल ड्यूटीज की विशेषताएं देख लेते हैं। एक तो यह है कि इनमें से कुछ जो है वो नैतिक कर्तव्य हैं। नैतिक कर्तव्य यानी मोरल ड्यूटीज, मोरल ड्यूटीज। और कुछ जो है वो नागरिक कर्तव्य हैं, नागरिक कर्तव्य यानी कि सिविक ड्यूटीज। नागरिक कर्तव्य यानी कि सिविक ड्यूटीज। मोरल ड्यूटीज हो गया जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो नोबल आइडियल्स हैं, महान आदर्श हैं, उनका पालन करना, ये हो गया आपका मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य। और इसके अलावा जैसे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, संविधान का आदर करना, उसका पालन करना, ये हो गए नागरिक कर्तव्य यानी कि सिविक ड्यूटीज। ठीक है बच्चों, क्लियर है? नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटीज और सिविक ड्यूटीज, ये दो कैटेगरीज हैं, इनका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये भारत की जो जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनका संहिताकरण मात्र है। मतलब भारत के नागरिक जो हैं इन बातों का वैसे भी एक जीवन शैली के रूप में पालन करते रहते हैं। यहां पे क्या किया गया, बस कोडिफाई कर दिया गया, कोडिफाई कर दिया गया, उनको बस लिख दिया गया। ठीक है बच्चों, यानी जो बातें मौलिक कर्तव्यों में शामिल की गई हैं वो भारतीय जीवन शैली का हिस्सा हैं। जैसे प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना, भाईचारे के साथ रहना। ठीक है बच्चों, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध कोई आचरण न करना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना,
ये सब जो बातें हैं ये भारतीय जीवन पद्धति के महत्वपूर्ण अंग हैं। यहां पे फर्क सिर्फ इतना है कि इनको कोडिफाई कर दिया गया है। कोडिफाई यानी लिख दिया गया है, संहिताबद्ध कर दिया गया है, लिखित रूप में भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया है। फर्क सिर्फ इतना है। बाकी ये सभी बातें जो मौलिक कर्तव्यों में हैं, इनका पालन जो है भारतीय जीवन शैली के अंतर्गत व्यक्ति वैसे भी करता ही है। ये बातें कही जा रही हैं। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे आपने देखा होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं यानी मौलिक अधिकार, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, कुछ ऐसे हैं जो सभी लोगों को प्राप्त हैं। जैसे आर्टिकल 21 है वो सभी को प्राप्त है, आर्टिकल 14 है वो सभी को प्राप्त है। लेकिन ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी मौलिक कर्तव्य, ये सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, ये विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है। केवल ये जो है ये केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए ये नहीं है। केवल भारतीयों के नागरिकों पर ही एप्लीकेबल हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य सिर्फ नागरिकों के हैं, विदेशियों के नहीं हैं। क्लियर। दूसरा, ये भी गैर न्यायोचित हैं यानी नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल हैं, जैसे कि डीपीएसपी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो गैर न्यायोचित हैं यानी नॉन जस्टिसिएबल हैं, जिस तरह से कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व भी हैं। मौलिक अधिकार जो हैं फंडामेंटल राइट्स वो जस्टिसिएबल हैं यानी कि न्यायोचित हैं, न्यायालय के माध्यम से उनको लागू कराया जा सकता है। लेकिन राज्य की नीति के निदेशक तत्व और उन्हीं की तरह मौलिक कर्तव्य जो हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं यानी कि गैर न्यायोचित हैं। यानी इन दोनों को, डीपीएसपी को और फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। क्लियर है बच्चों। लेकिन संसद विधि द्वारा इनको लागू कर सकती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। संसद जो है, संसद जब विधि बनाकर राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को लागू कर सकती है, ठीक उसी प्रकार से भारत की संसद विधि बनाकर मौलिक कर्तव्यों को भी लागू कर सकती है। ठीक है बच्चों, संसद जो है वो विधि बनाकर इनको लागू कर सकती है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को लागू कर सकती है संसद विधि बनाकर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहां पे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों की आलोचना देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों की आलोचना देख लेते हैं। आलोचना किस किस आधार पर की गई है? एक आधार तो यह है कि मौलिक कर्तव्यों की सूची जो है ये पूर्ण नहीं है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। अनेक ऐसे कर्तव्य हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं, जो शामिल किए जा सकते थे। ठीक है बच्चों, मौलिक कर्तव्यों की सूची जो है पूर्ण नहीं है, इसमें अनेक कर्तव्य शामिल नहीं हैं जिनको शामिल किया जा सकता था। इस आधार पर आलोचना की जाती है। और वो कौन से कर्तव्य हैं जिनको शामिल किया जा सकता था? जैसे वोट डालना, वोट डालना,
आलोचकों का कहना है कि वोट डालना, कर चुकाना, इसके अलावा परिवार नियोजन करना, ये कुछ उदाहरण दिए हैं आलोचकों ने कि ये भी काफी महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं नागरिकों के, तो इनको भी शामिल किया जा सकता था भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में। ठीक है बच्चों, जैसे वोट डालना, कर चुकाना, और कर चुकाना की तो सिफारिश जो है स्वर्ण सिंह समिति ने भी की थी कि नागरिकों के लिए कर चुकाना मौलिक कर्तव्य बना दिया जाना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन की थी स्वर्ण सिंह समिति ने, जिसको नहीं स्वीकार किया उस समय की सरकार ने। ठीक है बच्चों, तो आलोचकों का कहना है कि मौलिक कर्तव्यों की ये जो सूची है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। मौलिक कर्तव्यों की ये सूची जो है ये पूर्ण नहीं है, मतलब जितने भी संभव मौलिक कर्तव्य हो सकते थे वो सभी इसमें शामिल नहीं है। काफी महत्वपूर्ण कर्तव्य ऐसे हैं जो इसमें शामिल हो सकते थे, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। और ऐसे 3 एग्जाम्पल जो दिए गए हैं आलोचकों के द्वारा वो है वोट डालना, कर चुकाना और परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग। ठीक है बच्चों, तो एक तो आलोचना ये हो जाती है। आलोचना का जो दूसरा आधार है वो ये है कि कुछ जो कर्तव्य हैं वो अस्पष्ट हैं, उनका अर्थ ही पता नहीं चलता। कुछ जो है बहुअर्थी हैं और कुछ ऐसे हैं जो आम नागरिक के लिए समझने में बहुत ही कठिन हैं। यानी कई सारे शब्द ऐसे प्रयोग में लाए गए हैं मौलिक कर्तव्यों वाले अनुच्छेद में, फंडामेंटल ड्यूटीज वाले अनुच्छेद में, कि उनमें से कुछ तो अस्पष्ट हैं, एम्बिग्युअस हैं, समझना मुश्किल है। कुछ बहुअर्थी हैं यानी एक से ज्यादा अर्थ उनके निकलते हैं। कुछ जो हैं ऐसे हैं जो आम नागरिक के लिए समझने में बेहद कठिन हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल दिए गए जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के नोबल आइडियल्स, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महान आदर्श जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो आलोचकों का कहना है कि नोबल आइडियल्स यानी महान आदर्श का क्या अर्थ है ये स्पष्ट नहीं है। दूसरा ये बात कही गई कि हमारी जो कंपोजिट कल्चर है उसका सम्मान कीजिए। यानी हमारी जो मिली जुली संस्कृति है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो हमारी मिली जुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का सम्मान करे। अब यहाँ पे बात यह है कि ये जो मिली जुली संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर वर्ड का यूज हुआ है ये स्पष्ट नहीं है, इसका कोई एक मीनिंग नहीं है, ऐसा आलोचकों का कहना है। इसके अलावा एक शब्द और वो बोलते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है इसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो कुल मिला के ये कहा गया कि कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जो अस्पष्ट हैं, कुछ बहुअर्थी हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको समझना आम नागरिक के लिए मुश्किल है। और अगर नागरिक समझेगा नहीं तो वो उनका पालन कैसे करेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आलोचना का जो तीसरा आधार है वो ये है कि ये नॉन जस्टिसिएबल हैं यानी गैर न्यायोचित हैं। गैर न्यायोचित हैं, इसके लिए ये सिर्फ नैतिक आदेश मात्र हैं, नैतिक आदेश मात्र हैं क्योंकि न्यायालय के माध्यम से इनको लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटीज को यानी मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता।
इसलिए ये सिर्फ जो है नैतिक उपदेश या नैतिक आदर्श या नैतिक आदेश मात्र हैं। ठीक है बच्चों, तो इस आधार पर आलोचना की जाती है। आलोचना का जो चौथा आधार है वो कहता है कि इनको संविधान में शामिल करना अतिरेक है। अतिरेक यानी भारत के नागरिक जो हैं इस तरह के कर्तव्यों का पालन वैसे भी करते ही हैं, इनको भारत के संविधान में शामिल करने से कोई लाभ नहीं है। अगर इनको भारत के संविधान में लागू शामिल नहीं किया जाता तो भी भारत के नागरिक इन बातों का पालन आमतौर पर करते हैं अपने जीवन शैली में। ठीक है बच्चों, इसलिए इनको संविधान में शामिल करना जो है वो अतिरेक है, उसकी आवश्यकता नहीं थी, वो एक ऐसा कदम है जो अनावश्यक है। एक और आधार है जिस पर आलोचना की जाती है फंडामेंटल ड्यूटीज की, पांचवा आधार। इसमें कहा गया है कि इनको भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था। वर्तमान में क्या स्थिति है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको भारत के संविधान के भाग 4 के बाद जोड़ा गया है, यानी भाग 4A के रूप में। आलोचकों का कहना है कि फंडामेंटल राइट्स वाला जो भाग है यानी भाग 3 उसके बाद जोड़ा जाना चाहिए था, जिससे क्या होता कि इनको ज्यादा महत्व मिलता, फंडामेंटल ड्यूटीज को ज्यादा महत्व मिलता अगर इनको जोड़ा जाता भारत के संविधान के भाग 3 के जस्ट बाद, यानी मौलिक अधिकारों के अध्याय के तुरंत बाद जोड़ा जाता मौलिक कर्तव्यों के अध्याय को, तो इनको ज्यादा महत्व मिलता, ऐसा मानना है आलोचकों का। ठीक है बच्चों, और इस आधार पर जो है आलोचना की जाती है। अतिरेक को बोलते हैं सुपरफ्लस इंग्लिश में। अतिरेक का मतलब यह है कि इनकी आवश्यकता नहीं थी, ये तो आपने आगे बढ़कर कोई काम कर दिया जो अनावश्यक है। ठीक है बच्चों, इनको संविधान में शामिल करना जो है वो अतिरेक है, यानी कि एक एक्स्ट्रा काम कर दिया आपने, एडिशनल, अननेसेसरी, उसकी आवश्यकता नहीं थी। आगे बढ़कर ऐसा कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भारत के जो नागरिक हैं वो अपने दैनिक जीवन में आमतौर पर सामान्यतः इन बातों का पालन करते ही हैं। आपको विशेष रूप से इनको संविधान में एक अध्याय के रूप में, एक संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी। ये आपने थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर दिया, थोड़ा आगे बढ़कर एक काम कर दिया जो अनावश्यक है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। अंजलि जी आप बिल्कुल सही समझे। आगे बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्यों का महत्व समझ लेते हैं। आलोचना हो गई, अब महत्व समझ लेते हैं हम। मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है? महत्व आप लगभग जानते ही हैं सारे, कि नागरिकों को अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अन्य नागरिकों के प्रति उनका क्या कर्तव्य है उससे ये परिचित कराते हैं, या कहें कि उसकी ये याद दिलाते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है ये भारत के प्रत्येक नागरिक को याद दिलाते हैं कि प्रत्येक नागरिक का अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने दूसरे जो नागरिक हैं उनके प्रति क्या कर्तव्य है, इससे न केवल परिचय कराते हैं बल्कि याद दिलाते हैं, रिमाइंड कराते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? देश, समाज और अन्य नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य से नागरिकों को परिचित कराते हैं, उनको याद दिलाते हैं, रिमाइंड कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी देते हैं। ठीक है बच्चों,
क्योंकि जब कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज में, मौलिक कर्तव्यों में, कि प्रत्येक नागरिक जो है अपने देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करेगा और देश की रक्षा करेगा, तो जाहिर सी बात है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी ही तो दी जा रही है। प्रत्येक नागरिक को चेतावनी दी जा रही है कि राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधि नहीं करनी है। दूसरा, जब प्रत्येक नागरिक को यह कहा जाता है कि आप हिंसा से दूर रहोगे, आप जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, आप कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जो महिलाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाए। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में क्या हो रहा है, समाज विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी दी जा रही है भारत के प्रत्येक नागरिक को। भारत के प्रत्येक नागरिक को समाज विरोधी गतिविधियों के लिए चेतावनी दी जा रही है। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि मौलिक कर्तव्य जो हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो प्रत्येक नागरिक को ये कहते हैं कि आपको राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं करनी है, समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं होना है। क्लियर? इसके अलावा ये नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है, नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भाई नागरिकों को कहा गया कि आप जो है सीखो और आगे बढ़ो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, सीखो और अपने विचारों को मॉडिफाई करते चलो, रिफाइन करते चलो, साइंटिफिक टेम्पर का विकास करो यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करो। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और नागरिकों में अनुशासन व प्रतिबद्धता को बढ़ाने वाले हैं, यानी डिसिप्लिन और कमिटमेंट, डिसिप्लिन और कमिटमेंट को बढ़ाने वाले हैं। क्लियर? इसके अलावा ये विधि के द्वारा लागू किए जा सकते हैं। अगर संसद कोई विधि लाती है तो उस विधि के द्वारा इनको लागू किया जा सकता है। जैसे राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए संसद ने अनेक अधिनियम बनाए हैं और संसद की विधि के द्वारा राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को लागू किया जा सकता है। ठीक उसी तरीके से विधि के द्वारा, संसद के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा इनको लागू किया जा सकता है और उस विधि के अंतर्गत संसद जो है दंड का प्रावधान भी कर सकती है, पेनल्टी एंड पनिशमेंट दोनों का प्रावधान कर सकती है अगर कोई नागरिक किसी मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करता है। ऐसी विधि बनाने का अधिकार भारत की संसद को दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो विधि द्वारा लागू किए जा सकते हैं और संसद जो है ऐसी विधि में दंड का प्रावधान कर सकती है, दंड का प्रावधान कर सकती है। क्लियर है बच्चों यहां तक? तरुण कुमार जी, क्लास की टाइमिंग है 8 से लेकर 9:30 या 9:45 बजे तक। ठीक है, क्लास 8 बजे शुरू हो जाती है, तो आप 8 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद क्लास कब तक चलेगी ये डिपेंड करता है उस टॉपिक पे या उस चैप्टर पे जो हम उस दिन पढ़ रहे होते हैं। आमतौर पर 9:30 तक तो क्लास चलती ही है, थोड़ा लंबी भी खिंच जाती है कभी कभी। ठीक है बच्चों, मौलिक कर्तव्यों का महत्व हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि जब मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया भारत के संविधान में तो दृष्टिकोण क्या था, किसका दृष्टिकोण क्या था, कौन क्या सोच रहा था, कौन क्या सोच रहा था। ठीक है बच्चों, जिस समय मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया या स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, उसकी सिफारिशें आई, उन सिफारिशों को स्वीकार किया गया, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री थी। ठीक है बच्चों, और उस समय जो विधि मंत्री थे वो थे HR गोखले, HR गोखले। ये जो थे ये उस समय लॉ मिनिस्टर थे यानी विधि मंत्री।
ठीक है बच्चों, विधि मंत्री HR गोखले। तो उस समय इनका क्या कहना था, उन्होंने क्या कह के इन्होंने जस्टिफाई किया था मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल करना। इन्होंने कहा था कि मौलिक कर्तव्यों का आंदोलनकारी लोगों पर संयमी प्रभाव होगा। यानी उस समय इंटरनल इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान देश में जो प्रदर्शन या आंदोलन वगैरह हो रहे होंगे, तो वे जो आंदोलन करने वाले लोग होंगे उन पर संयमी प्रभाव होगा, या उनको संयम सिखाएंगी। ये जो प्रावधान है मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान, ऐसा बोला गया था विधि मंत्री के द्वारा। तत्कालीन विधि मंत्री, उस समय जो विधि मंत्री थे HR गोखले, उनके द्वारा। ठीक है बच्चों, HR गोखले तत्कालीन विधि मंत्री का कहना था कि मौलिक कर्तव्यों का आंदोलनकारी लोगों पर संयमी प्रभाव होगा, यानी वो संयम सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उनका क्या कहना था, उन्होंने दो बातें कही कि एक तो इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में शामिल करने से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, ऐसा कहा था इंदिरा गांधी ने। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजगता जरूरी है। नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें। ठीक है बच्चों। शिवांगी कुशवाहा जी, आप मुझे बताइए गूगल करके कि HR गोखले का पूरा नाम क्या था। गूगल पर लिखिए HR गोखले लॉ मिनिस्टर, फुल नेम, और उसके बाद हमें भी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी फंडामेंटल ड्यूटीज को भारत के संविधान में शामिल करने से, और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता भी जरूरी है, अधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ साथ। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं कि विपक्षी दलों का क्या दृष्टिकोण रहा। विपक्षी दलों का क्या दृष्टिकोण रहा। जब कांग्रेस पार्टी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया, उस समय विपक्षी दलों ने इस कार्य का बहुत कड़ा विरोध किया था। ठीक है बच्चों, उस समय जो विपक्षी दल थे उन्होंने बहुत ही कड़ा विरोध किया था 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के इस कदम का, यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का। ठीक है बच्चों, लेकिन जब वही विपक्षी दल जो हैं 1977 के चुनाव जीतकर जनता पार्टी की सरकार बनाई गई, तो उन्होंने भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को बनाए रखा संविधान में, हटाया नहीं। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो सरकार बनी 1977 के चुनावों के बाद, उस सरकार ने 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, ठीक है बच्चों, कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए कई कार्यों को पलटा। जैसे कि 42वां संविधान संशोधन जो लाया गया था उसके अंतर्गत कई सारे प्रावधान किए थे कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा गांधी ने, तो उनमें से कई सारे प्रावधानों को पलट दिया गया जनता पार्टी सरकार के द्वारा। 43वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है बच्चों, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने भी भारत के संविधान से मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं हटाया। क्लियर है बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं हटाया। यानी कि एक तरह से ये समझिए कि व्यावहारिक रूप से एक आम सहमति थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की आवश्यकता है, और इसीलिए कांग्रेस सरकार ने इनको शामिल किया
और जनता पार्टी ने भी इनको संविधान में बनाए रखा। ठीक है बच्चों, तो यही बात यहां पे कही जा रही है कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने भी मौलिक कर्तव्यों को संविधान में बनाए रखा, हटाया नहीं। और उसके बाद 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। ठीक है बच्चों, और 2002 में सरकार किसकी थी? 2002 में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां पर? शिवांगी जी, HR गोखले है नाम, गोपाल कृष्ण गोखले अलग थे, गोपाल कृष्ण गोखले अलग थे। HR गोखले, इतना ही आप ध्यान रखिए, HR गोखले बिल्कुल सही है। M लक्ष्मीकांत में जाकर चेक कीजिए। 1976 में लॉ मिनिस्टर जो थे उनका नाम था HR गोखले। पूरा नाम मैं भी सर्च करूंगा, आपको बता दूंगा अगर मिला तो। HR गोखले, M लक्ष्मीकांत में यही दिया गया है, HR गोखले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रावधान पे, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। नाम में तो गोखले भी लिख देंगे तो चल जाएगा, फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट पे। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में भारत का उच्चतम न्यायालय क्या कह चुका है। मौलिक कर्तव्यों के मामले में, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के मामले में भारत का उच्चतम न्यायालय क्या कह चुका है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है बच्चों, अब यहां पे सबसे पहले जो मामला है वो है मोहन कुमार सिंघानिया मामला 1991 का, 1991 का मोहन कुमार सिंघानिया मामला। ठीक है बच्चों, अब ये क्या कहता है कि आर्टिकल 51A, भारत के संविधान का आर्टिकल 51A, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान करता है, वो काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और वो अस्पष्ट विधियों की संवैधानिकता के परीक्षण और निर्धारण में सहायता कर सकता है, उसकी सहायता ली जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, मोहन कुमार सिंघानिया मामला 1991 में भारत का उच्चतम न्यायालय कहता है कि अनुच्छेद 51A जो है वो अस्पष्ट विधियों की संवैधानिकता के परीक्षण, अस्पष्ट विधियों की संवैधानिकता के परीक्षण और निर्धारण करने में सहायक है, यानी काफी महत्वपूर्ण है। यानी अगर न्यायालयों के सामने अस्पष्ट विधियों की संवैधानिकता की जांच का प्रश्न आए तो न्यायालयों को चाहिए कि अगर आवश्यक उनको लगे तो वो आर्टिकल 51A की सहायता भी ले सकते हैं। न्यायिक समीक्षा के दौरान, न्यायिक पुनरावलोकन के दौरान, जुडिशियल रिव्यू के दौरान किसी कानून की संवैधानिकता के परीक्षण और निर्धारण की प्रक्रिया में। ठीक है बच्चों, क्लियर है? और इससे भी बड़ी बात जो कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा, वो कही गई रामलीला मैदान घटना मामला 2012, रामलीला मैदान घटना मामला 2012। इसमें कहा गया
कि भाग 3 भारत के संविधान का भाग 3, भारत के संविधान का भाग 4 और भारत के संविधान का भाग 4A, ये तीनों एक ही धागे में पिरोए गए हैं। भारत के संविधान के 3 जो भाग हैं, ठीक है बच्चों, भारत के संविधान के 3 जो भाग हैं, भाग 3, भाग 4 और भाग 4A, भाग 4A, ये एक ही धागे में पिरोए गए हैं। और अगर इन तीनों भागों में से किसी प्रावधान, किसी अनुच्छेद की व्याख्या करनी है तो न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो व्याख्या वो कर रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इन तीनों भागों पर और इन तीनों भागों में दिए गए संवैधानिक पहलुओं पर। ठीक है बच्चों, यानी भाग 3, भाग 4 और भाग 4A तीनों को काफी महत्व दिया गया और तीनों को एक यूनिट की तरह जो है ट्रीट कर रहा है उच्चतम न्यायालय। ठीक है बच्चों, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि रामलीला मैदान घटना मामला 2012 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा। भाग 3, भाग 4 और भाग 4A एक ही धागे में पिरोए गए हैं और किसी प्रावधान की व्याख्या करने में तीनों पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी इन तीनों भागों में से अगर किसी अनुच्छेद या प्रावधान की व्याख्या का प्रश्न है न्यायालय के सामने और कोई व्याख्या करने वो जा रहा है तो न्यायालय को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसके द्वारा की जा रही उस प्रावधान की, उस व्याख्या का भारत के संविधान के इन तीनों भागों पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यानी ये जो 2 फैसले हैं जिनमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में भारत का उच्चतम न्यायालय बोल रहा है, तो बात निकल के ये आई है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यानी न्यायिक व्याख्या के दौरान काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 51A और भारत के संविधान का भाग 4A। ठीक है बच्चों, और इसके साथ ही भाग 3, भाग 4 और भाग 4A इनको एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, तीनों को महत्व दिया जाना चाहिए न्यायिक पुनरावलोकन के प्रोसेस में किसी अस्पष्ट विधि की संविधानिकता के परीक्षण और निर्धारण में। ठीक है बच्चों, तो काफी महत्व दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारी आज की क्लास की लास्ट स्लाइड। वर्ष 1999 में एक और कमेटी का गठन किया गया था, वर्मा कमेटी। ठीक है बच्चों, वर्ष 1999 वर्मा कमेटी। तो वर्मा कमेटी ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए। वर्मा कमेटी ने कहा कि कुछ भारत में कुछ ऐसे विधियां हैं, संसद के द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी विधियां हैं जिनके अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन प्रावधानों के अंतर्गत भारत के संविधान में दिए गए कुछ मौलिक कर्तव्यों को लागू किया जा रहा है और ऐसे मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन को दंडनीय अपराध बनाया गया है। ऐसी कुछ विधियां हैं। ठीक है बच्चों, तो उन विधियों को देख लेते हैं कौन कौन सी विधि हैं। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ठीक है बच्चों, इस अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान का अपमान करना, राष्ट्र ध्वज का अपमान करना और राष्ट्रगान का अपमान करना जो है वो अपराध है, दंडनीय अपराध है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसके अंतर्गत ऐसे अपराधों के लिए दंड दिया गया है जो अपराध जो है किसी व्यक्ति की जाति या धर्म के आधार पर किए जाते हैं। यानी जाति और धर्म के आधार पर, भेदभाव के आधार पर किए गए अपराधों को दंडित करने के प्रावधान हैं इसमें। ठीक है बच्चों, इसके अलावा भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड IPC, इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत कई ऐसे प्रावधान हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण के विरुद्ध
कार्य करने वाले किसी नागरिक को दंडित करने संबंधी हैं। ठीक है बच्चों, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कुछ ऐसे कार्य दिए गए हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां दी गई हैं, अगर वो किसी नागरिक के द्वारा वो गतिविधियां की जाती हैं तो माना जाएगा कि वो राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध कार्य कर रहा है और उसको दंडित करने का प्रावधान जो है वो भारतीय दंड संहिता में दिया गया है। इसके अलावा गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 1967 के अंतर्गत भी कुछ प्रावधान है, जैसे सांप्रदायिक प्रकृति की कोई संस्था है उसे गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है। यानी कोई एसोसिएशन अगर ऐसी है जो कम्युनल नेचर की है, यानी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, सांप्रदायिक संस्था है, तो उसको गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है। UAPA ये तो काफी फेमस लॉ है, UAPA 1967। ठीक है बच्चों, इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी ऐसा ही एक अधिनियम है, जिसके अंतर्गत क्या है कि भारत की संसद का कोई सदस्य या किसी राज्य की विधायिका का कोई सदस्य, उसको दंडित किया जा सकता है, उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है अगर वो भ्रष्ट कार्यों में लिप्त पाया गया। भ्रष्ट कार्यों में लिप्त पाया गया, किस तरह के भ्रष्ट कार्य? अगर वो धर्म के नाम पर वोट मांगता है या फिर धर्म, जाति, भाषा या निर्जाति के आधार पर वो समाज में बांटने की गतिविधि करता है, यानी समाज में वैमनस्य फैलाता है, एनमिटी फैलाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा सांसद अपनी सदस्यता खो सकता है, ऐसा विधायक जो है अपनी सदस्यता को खो सकता है। तो ये एक अधिनियम हुआ। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसके अंतर्गत जो है दुर्लभ प्रजातियों का व्यापार जो है वो प्रतिबंधित है। दुर्लभ और संकटग्रस्त वन्य जीवों की ऐसी प्रजातियां जो दुर्लभ हैं और संकटग्रस्त हैं, उनका व्यापार जो है वो प्रतिबंधित है, यानी प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव की बात है। तो ये जो अधिनियम आपके सामने हैं, ये भारत की संसद के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए समय समय पर लाए गए हैं, लेकिन इनके अंतर्गत ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिनको लागू किए जाने से भारत के संविधान में दिए गए कुछ मौलिक कर्तव्य जो हैं वो लागू हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ऑब्जर्वेशन थे वर्मा कमेटी 1999 के। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही आज की कक्षा जो है आपकी समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। बच्चों बताइए आज की कक्षा कैसी लगी, कोई डाउट आपको? और कल आप सभी बच्चों के लिए प्रश्न है मेरा कि HR गोखले का नाम पूरा आप बताएंगे मुझे कल जब कक्षा स्टार्ट होगी। ठीक है बच्चों, यूनियन लॉ मिनिस्टर थे ये 1976 में, HR गोखले, और इनका पूरा नाम आप सर्च करेंगे गूगल पर या जहां भी, जो भी आपके पास स्रोत हैं, और आप मुझे कल कक्षा शुरू होने से जस्ट तभी आप मुझे बताएंगे कि HR गोखले का पूरा नाम क्या था। ठीक है बच्चों, और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कौन नहीं जानता? गोपाल कृष्ण गोखले मशहूर स्वतंत्रता सेनानी, उदारवादी नेता, काफी प्रभावशाली शिक्षक, कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता, समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ठीक है बच्चों, तो HR गोखले यूनियन लॉ मिनिस्टर का नाम आप लोग मुझे बताएंगे गूगल से सर्च करके या जहां से भी संभव हो वहां से सर्च करके। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ऑफलाइन जरूर, और इसके साथ ही क्लास को शेयर कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए, ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है।
अदनान खान जी, पहले हम पढ़ाई करेंगे, एम लक्ष्मीकांत बुक को फिनिश करेंगे। 700 पेजेस की थ्योरी है इसमें, 700 पेजेस की थ्योरी, और 700 पेजेस की थ्योरी हम पहले फिनिश करेंगे बहुत अच्छे से, बिना किसी डाउट के। उसके बाद जो है हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस को और स्टडी को मिक्स हम लोग नहीं करेंगे। प्रैक्टिस की जल्दी ना करें, पहले पढ़ाई करें। पढ़ाई पहली स्टेज है, प्रैक्टिस जो है उसके बाद आती है। पहले तन मन धन से पढ़ाई करेंगे, उसके बाद तन मन धन से ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम दिन रात पढ़ेंगे, उसके बाद हम दिन रात प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार। कल शाम को मिलेंगे 8 बजे एक नए अध्याय के साथ। आज का अध्याय तो ज़्यादा टेक्निकल नहीं था, समझने में आपको काफ़ी आसानी रही होगी। कल थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। इसी के साथ नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड नाइट।